Today I will describe you respiratory system. First of all, we should understand what is respiratory system. It is an important biological system of our body which consists of specific organs and structures which are used in the process of respiration. These organs are nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. Following are the various functions of the respiratory tract. जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या क्या काम करता है, उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 कार्य ये लिखे हुए हैं. सबसे पहला गैस एक्सचेंज, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम लिविंग एनिमल हो या प्लांट हो, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का. दूसरा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच भी रेगुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम ही करता है. तीसरा, वॉइस प्रोडक्शन, जिन एनिमल्स में वॉइस आवाज होती है उनमें वॉइस का प्रोडक्शन भी एक काम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का. चौथा, इम्यूनिटी, क्योंकि हवा के साथ जो भी इन्फेक्शन आ सकते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा करता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट काम, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स इन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, जो लंग से रिलेटेड ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर क्लॉट्स बन जाते हैं तो उनको निकालने का काम भी यही रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है. तो ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो लिविंग जो भी होंगे, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सभी के अंदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम है ये बॉडी का. अब सबसे पहले इसका काम गैस एक्सचेंज. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डज 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर लाता है, और जो कि हमारी विच वी नीड फॉर आवर सेल्स टू लिव एंड फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर सेल को चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए और हर काम को करने के लिए, क्योंकि यही ऑक्सीजन जाकर सेल में फूड का ऑक्सीडेशन करती है जिससे कि हमें ATP मिलती, एनर्जी मिलती है. इसके अलावा क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही डेंजरस है, अगर वो बॉडी के अंदर रहती है तो उसका भी बॉडी से निकलना उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन का आना. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 का बाहर निकलना. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस एक्सचेंज. नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि ये रेगुलरली CO2 को ब्लड से निकालता है बाहर. दैट्स वाई ब्लड का पीएच कम करता है. और ये द केमिकल रिएक्शन दैट रेगुलेट द लेवल्स ऑफ CO2 एंड कार्बोनिक एसिड, ये सारा काम जितना है CO2 और कार्बोनिक एसिड का, दैट अकर्स इन लंग्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो है लंग्स, क्योंकि वहीं पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है और वहीं पर जितनी केमिकल रिएक्शन है वो कंटिन्यू होती हैं. और जिन एनिमल्स के अंदर वॉइस प्रोडक्शन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स, तो इन मैमल्स वॉइस प्रोडक्शन इज मेन कैरेक्टर. तो इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इंटीग्रल, क्रिएटिंग साउंड सच एज दोज यूज्ड फॉर स्पीच. जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज भी, ये भी वॉइस प्रोडक्शन है. तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है ह्यूमन बीइंग्स में और अन्य एनिमल्स में. इसमें क्या क्या पार्ट हैं? स्ट्रक्चर्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्पेशली लैरिंग्स, जो कि साउंड के प्रोडक्शन में और उसकी पिच की क्वालिटी, क्लैरिटी, वॉल्यूम को सबको मॉड्यूलेट करता है लैरिंग्स. और मेकिंग नॉइजेस इज कॉल्ड शोर मचाना. दैट प्रोसेस इज नोन एज फोनेशन. अब व्हाट इज इम्यूनिटी? दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो यही मैं यहाँ इस स्लाइड में आपको मैं बताई लिखा हुआ ही है कि द सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी. जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सेल्स हैं वो बॉडी में जो इन्वेजन होता है पैथोजेंस का, जो बाहर से आते हैं एंटीजेंस थ्रू नेजल पैसेज, जो हमारे नाक के थ्रू, नेजल पैसेज हमारे नाक वाला रास्ता, इसके थ्रू जो अंदर आते हैं तो उनको रोक देता है, उनके इन्वेजन को
चेक करता है, ये इंपॉर्टेंट काम है। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम सिंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम विद इंटेंसिव एंड रिपीटेड इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। क्योंकि ये हमारा ऐसा सिस्टम है क्योंकि जो रेगुलर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, इंटेंसिव भी है, और रेगुलर कोई इन्फेक्शन अगर हवा में होगा वो कंटिन्यूअसली आपके नोज के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएगा ही जाएगा। और आज के समय में, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो कोरोना पैंडेमिक है उसका हम लोग मास्क मुंह पे लगा रहे हैं, तो दैट प्रोटेक्ट्स अवर नोज एंड अवर माउथ कि उसके थ्रू कोई भी कोरोना का वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर सके। एपिथेलियल सेल्स हमारे एयरवे में होती हैं, रास्ते में होती हैं जहाँ से एयर पास करती है। ये सिक्रीट करती हैं एंटीबॉडीज को, डिफेंसेस को, वेरियस एंजाइम्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, कुछ ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पैथोजेंस को कॉलोनी बनाने में, दैट हैम्पर मीन्स रोकती हैं इन पैथोजेनिक कोलोनाइजेशन, पैथोजेंस को कॉलोनी बनाने में रोकती हैं। और नेजल कैविटी, नोज के पीछे जो आगे नोज से हमारे अंदर की तरफ जो नेजल कैविटी चलेगी उसके अंदर हेयर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं एंड ह्यूमिडिफाइज हेयर, और जो एयर इसमें जाती है तो उसमें जो नोज का सिक्रीशन होता है तो ह्यूमिडिफाई करता है उसको। और ज्यादातर मोस्ट लार्ज एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स, और जो बड़े बड़े पॉल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरमेंट के, वो हमारे जो नोज के अंदर की जो नेजल कैविटी की सेल है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, वो वहीं पर रोक लिए जाते हैं। रिमूवल ऑफ क्लॉट्स, क्लॉट्स आर नेचुरली रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द लंग्स। जो क्लॉट्स, जो ब्लड का थक्का जो अंदर बन जाता है वो अपने आप नेचुरली रिमूव हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है लंग। लेकिन अगर किसी का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो उसके लिए फिर सर्जरी करानी पड़ती है। फिर दे स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ क्लॉट्स एंड डिस्ट्रॉय द क्लॉट्स प्रेजेंट। इस सर्जरी में फिर क्लॉट आगे ना प्रोड्यूस हो उसके लिए भी प्रोटेक्शन किया जाता है, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, और एट दैट टाइम जो भी क्लॉट्स होते हैं दे डिस्ट्रॉय द क्लॉट्स प्रेजेंट देयर। दिस इज द human respiratory system diagram. This starts from nostril. This is nostril. It continues into the nasal cavity. नाक है हमारी, नाक की जो एंट्री है वो nostril, और ये जो कंटिन्यू करती है उस कैविटी का नाम है nasal cavity। क्योंकि हम माउथ से भी सांस ले सकते हैं, माउथ हमारा ये माउथ है, माउथ के बाद जो कैविटी है वो है ओरल कैविटी। माउथ के बाद ओरल कैविटी कंटिन्यू हो रही है फेरिंग्स में, और यहाँ से नेजल कैविटी ये भी यहाँ तक फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स कंटिन्यू करता है नेक वाले रीजन में इन दी फॉर्म ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स ये रहा, उसके आगे लैरिंग्स। लैरिंग्स से आगे जो विंड पाइप है हमारे गले में जो पाया जाता है दैट इज ट्रैकिया। दिस ब्लू कलर इट इज ट्रैकिया। ये दो में डिवाइड हो जाता है, राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। और ब्रोंकस आगे कंटिन्यू करता है, ये पर्पल कलर के जो हैं दीज आर लंग, दिस वन इज राइट लंग एंड दिस वन इज लेफ्ट लंग। ये रेडिश कलर का जो स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन, जो कि ये जो पूरी कैविटी थोरेसिक कैविटी है जो कि नीचे की एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, और बीच में दोनों लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है। नेजल कैविटी, इट इज अ लार्ज एयर फील्ड स्पेस above and behind the nose। नोज के पीछे का जो हिस्सा है बड़ा लार्ज फील्ड स्पेस, स्पेस के बीच में तक पहुंचेगा वो नेजल कैविटी है। और नेजल सेप्टम, क्योंकि हमारे पास दो नॉस्ट्रिल होते हैं, दो फोसा होते हैं, तो दोनों के बीच में नेजल सेप्टम पाया जाता है। एंड इट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मॉइस्ट होती है, जहाँ क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है म्यूकस को सिक्रीट करती है जिससे कि नोज आपकी ड्राई ना रहे। फिर माउथ जो डाइजेस्ट सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कुछ भी हम खाते हैं तो माउथ के थ्रू ही खाते हैं, लेकिन माउथ खाली इट डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल इन द इनिशियल इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ फूड। खाली ये खाने को लेने और डाइजेशन में नहीं हेल्प करता, लेकिन इट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीच एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे कि मैं अब बात कर रही हूँ तो माउथ के थ्रू ही तो बात कर रही हूँ, तो ये माउथ खाली खाने के लिए नहीं है, इट इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीच। माउथ होगा तभी स्पीच बनेगी, और नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए भी जरूरी है। और कैविटी बिटवीन द लिप्स एंड टीथ इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। लैरिंग्स इज कॉमनली नोन एज वॉइस बॉक्स, आवाज के लिए बॉक्स इसी का नाम है। दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द नेक, फेरिंग्स के नीचे की तरफ जब नेक के बिल्कुल ऊपर पाया जाता है। ये इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग में, प्रोड्यूसिंग साउंड एंड प्रोटेक्टिंग द ट्रैकिया अगेंस्ट फूड एस्पायरेशन, और ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट भी करता है
फूड से, फूड जो हम लेते हैं वो कहीं उसमें ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए। लैरिंग्स हाउसेज द वोकल कॉर्ड्स, इसी लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स ही पाए जाते हैं। दे मैनिपुलेट पिच एंड वॉल्यूम, जो कि वॉइस की क्वालिटी, पिच सबको मेंटेन करते हैं। फिर आते हैं हम ब्रोंकस। ये सबसे बड़ा पैसेज है, एयरवे है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट कंडक्ट्स एयर इनटू द लंग्स। जब हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं तो वो एयर जो है लंग्स तक कैसे पहुंचती है, किस रास्ते से पहुंचती है, क्या रास्ता है, दैट ऑन द वे या एयर वे या पैसेज इज नोन एज ब्रोंकस। ये ट्रैकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, वन इज राइट मेन ब्रोंकस एंड सेकंड वन इज left main bronchus. This main bronchus is also known as primary bronchi. Then nostril, as I already told you, nostril are the external opening of the nasal cavity in vertebrates. As I already told you, these are external openings and they smell to the olfactory nerves also. It catches airborne particles and prevent them to entering the body. Air के साथ जो particles आते हैं उनको पकड़ लेती हैं और उनको आगे जाने से रोकती है। Pharynx, it is the part of the throat behind the mouth and the nasal cavity and above the esophagus and larynx. और ये दोनों ट्यूब esophagus digestive system का part है, larynx हमारा respiratory system का part है, that will continue into the lungs while esophagus will continue into the stomach. A most important organ of the respiratory system are the lungs. Lungs are made up of spongy tissue containing many vascular tissue and much of the airway that appears after the trachea. A pleural membrane allows these paired organs to expand and contract. क्योंकि हम सांस लेते तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब बिना किसी फ्रिक्शन के उनमें आपस में कोई घर्षण नहीं होता, आपस में चिपकते नहीं है, तो इस काम के लिए इनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट मेम्ब्रेन इज प्लूरल मेम्ब्रेन। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग, क्योंकि हमारे लेफ्ट तरफ जो है हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा सी कैविटी के लेफ्ट साइड पे जो है हार्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द राइट लंग। The trachea splits to form two primary bronchi या main bronchus called left and right bronchi, or each of these lead toward each lung and then undergoes repeated branching to produce secondary bronchi, then tertiary bronchi, and then bronchioles. And they are continuously with successively smaller diameters, means सबसे बड़ा डायमीटर किसका होगा, प्राइमरी ब्रोंकियाई का, उससे कम होगा सेकेंडरी का, उससे कम होगा टर्शियरी का, उससे भी कम होगा ब्रोंकियोल्स का। और जब when the bronchioles are less than a millimeter, जब ब्रोंकियोल्स का डायमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम हो जाएगा, then they are known as terminal bronchioles. और they will end into the vascularized alveoli. ये वो सरफेस होगी जहाँ पर कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। वेस्कुलराइज मीन्स जहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। Now I come to the main function of the lungs. We can say into two manner. First is inhalation and second one is exhalation. In means in, सांस का अंदर लेना, एक्सहेलेशन मीन्स बाहर, सांस का बाहर निकालना, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्योंकि पल्मोनरी मीन्स लंग्स का वेंटिलेशन हो रहा है, इसी को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस को अंदर लेना दैट इज नोन एज इनहेलेशन, सांस का बाहर निकालना दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन, और टुगेदर दे आर नोन एज ब्रीदिंग। टुगेदर बोथ प्रोसेस आर नोन एज ब्रीदिंग। अब एक रेस्पिरेशन को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम इन लंग्स। Internal respiration, this is exchange of the gases between the blood stream and the body tissue. Location of lungs, they are located on either side of the breastbone in the chest cavity, and they are responsible for removing carbon dioxide from the blood and adding oxygen to it. Now I am telling you how this happened. These purple color are two lungs, in between here heart is present, red color is aorta, blue color this one is superior vena cava. These are lungs.
और ये जो येलो कलर की हैं ये एल्वुलाई हैं। ये एल्वुलाई वो सरफेस है जहाँ पर भी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। और लंग वाली जो आर्टरीज हैं ये है पल्मोनरी आर्टरीज और ये ब्रोंकियोल्स। ये गोल गोल सारी की सारी ये एल्वुलाई। अगर हम इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। रेड कलर जितना है ये सारी आर्टरी है, ब्लू कलर जितना है ये सारी वेन है। आर्टरी में प्योर ब्लड कैरी होता है और वेन में इम्प्योर ब्लड कैरी होता है। और एक गोल गोल स्ट्रक्चर जो है एल्वुलाई, जहाँ पे एक्सचेंज होगा, ये एल्वुलाई है। अब CO2 तो वेन से इसमें जाएगी एल्वुलाई में, और ऑक्सीजन जो है यहाँ से प्योर ब्लड में जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज यहीं पे हो रहा है ना लंग्स में। ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में आएगी, ऑक्सीजन एंटर्स, ये लिखा हुआ ये देखिए, ऑक्सीजन एंटर्स एल्वुलाई। और यहाँ से ब्लू कलर में क्योंकि CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है वेन से, तो ये एल्वुलाई में, वेन से निकलकर इसके अंदर जा रही एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से ये चली जाएगी वापस यहाँ इस रास्ते से पूरे लंग्स, ये पूरा रास्ता लंग का ही है पूरा स्ट्रक्चर, अब वापस यहाँ से चली जाएगी ट्रैकिया, देन गो आउटसाइड। और ये कैपिलरी नेटवर्क है। कैपिलरी नेटवर्क आर्टरीज का भी होता है, वेन्स का भी होता है, और यहीं पे एक्सचेंज होता है इन एल्वुलाई। तो मेन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 अकर्स इन एल्वुलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम की टाइप्स दो होती हैं, internal respiration and external respiration, as I told you earlier also. It involves the gas exchange between the blood stream and tissue. ब्लड जब जाता है टिश्यू के अंदर तो हर सेल को ऑक्सीजन देता है और CO2 से वापस लेता है, दैट रेस्पिरेशन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स में होता है, जहाँ पर कि ब्लड के और एनवायरनमेंट के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, वो लंग्स में होता है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। These are various pressure differences. जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है 159 mm मरकरी। CO2 बहुत मिनिमम होती है। यहाँ से दिस इज ट्रैकिया, फिर ये ब्रोंकस और ये हमारे लंग्स। फिर लंग से जो वेन निकलेगी पल्मोनरी वेन, ये ज़्यादातर वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। ये जो है प्योर ब्लड लेकर लंग से आती है और हार्ट में जाती है। हार्ट से ये सिस्टमिक जो आर्च होती है, सिस्टमिक आर्चरीज, ये प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फिर ये कैपिलरी में, ये कैपिलरी नेटवर्क हो गया जहाँ पूरी बॉडी में एक्सचेंज हो गया। फिर यहाँ से जो CO2 है टिश्यू से वो वापस वेन्स लेती है, ये सिस्टमिक वेन्स है जिसमें कि इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि ब्लू लाइन इम्प्योर ब्लड को दिखा रही है, रेड लाइन प्योर ब्लड को बता रही है। अब यहाँ से जो सिस्टमिक वेन्स के थ्रू ये इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया। हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी, एक ऐसी आर्टरी जिसमें कि इम्प्योर ब्लड रहता है, ये इम्प्योर ब्लड हार्ट से लेके लंग्स में जाती है और वापस फिर यहाँ से वापस बाहर चला जाएगा ऑक्सीजन। और जब ये लेके आती है तो उसमें भी CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ये वेरियस प्रेशर्स हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर एक्सचेंज होता है आर्टीरियल ब्लड में, तब भी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। फिर टिश्यू में जब जाकर वहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, CO2 बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से फिर CO2 ब्लड में जाना शुरू करती है। यहाँ भी देखिए आप CO2 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से ही CO2 ब्लड में जाएगी और पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और फाइनली ये बाहर चली जाएगी। तो ये ऊपर वाला प्रोसेस लंग से लेकर एक्सचेंज होने तक एटमॉस्फेरिक उसका, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और केवल टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। Spirometer is an apparatus which used to measure the respiratory rate, and second one is volume of the air exchanged during breathing. जो हम सांस ले रहे हैं उस समय कितना एयर का वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है, दोनों को ये मापता है और वही हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी कहलाता है। और जो रिकॉर्ड बनता है, दैट रिकॉर्ड इज नोन एज स्पायरोग्राम। उसमें जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है दैट इज नोन एज इनहेलेशन, और जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। एक हेल्थी एडल्ट एवरेज में जो है इसका जो रेट है रेस्पिरेशन रेट 12 ब्रेथ्स पर मिनट। फिर हम आते हैं लंग वॉल्यूम। सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल हम सांस लेते हैं तो जितना अमाउंट एयर का हम अंदर लेते हैं, सांस के द्वारा सांस भरने में अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, दैट वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम।
आई हैव रिटन हियर अमाउंट ऑफ द एयर इनहेल्ड सांस लेना एंड एक्सहेल्ड सांस का बाहर छोड़ना इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज 500 ml पर ब्रेथ। तो 500 ml एयर हम एक बार में सांस लेने में नॉर्मल में अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एंड द वॉल्यूम ऑफ द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर पर मिनट, और एक टोटल वॉल्यूम जो पर मिनट में हम वॉल्यूम लेते हैं एयर का अंदर और बाहर निकालते हैं, उसी को हम मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है लगभग 6 लीटर पर मिनट हम एयर अंदर अपने लेते हैं और बाहर निकालते हैं। दीज आर वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ द लंग। देखिए ये ग्राफ के द्वारा यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज द मिनिमम वॉल्यूम 500 ml जो भी मैंने बताया, हम कोई सांस लेते हैं या निकालते हैं तो ये मिनिमम वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप बहुत जोर के साथ गहरा सांस लेते हो तो वॉल्यूम ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ऐड हो जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर हम कहते हैं हमारे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सांस लेने की हमारी ताकत कितनी है। ऐसे ही नॉर्मल वॉल्यूम सांस लेना और निकालना वो टाइडल वॉल्यूम है ही, लेकिन हम जोर से सांस निकालेंगे तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। जब हम जान के जोर लगाकर सांस बाहर निकालेंगे देन इट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और तब भी जो रह जाती है वॉल्यूम एयर का, जो हमारे ट्रैक्ट में रह जाता है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो इन दोनों को मिलाकर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल रिजर्व वॉल्यूम को हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ऊपर से लेके नीचे तक सारी कैपेसिटीज को एक साथ हम कैलकुलेट कर देते हैं, देन इट विल नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इन ए टिपिकल एडल्ट 70% ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, मतलब 500 ml है तो उसका 70% लगभग 350 ml लगभग रेस्पिरेटरी पोर्शन में रहता है, जैसे एल्वुलाई में पहुंचेगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में पहुंचेगा, एल्वुलर डक्ट्स में पहुंचेगा और एल्वुलर सेक्स में पहुंचेगा। लेकिन जो रिमेनिंग 30% वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम का, वो नॉन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ही रह जाता है। जो नॉन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस फॉर्म में रह जाता है, डेड स्पेस कहते हैं हम उसको, जैसे कि नोज में कुछ रह जाएगा, कुछ फेरिंग्स में रह जाएगा, कुछ लैरिंग्स में रह जाएगा, कुछ ट्रैकिया में रह जाएगा, कुछ ब्रोंकियाई में रह जाएगा, कुछ ब्रोंकियोल्स में रह जाएगा और कुछ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में रह जाएगा। तो 500 में से 350 ml तो लगभग हमारा वर्किंग सब में जहाँ पे सांस ली जानी है इन सारे पार्ट में रहेगा, लेकिन 30% डेड स्पेस के रूप में रहेगा, ये लगभग 150 ml तक रहता है। और एल्वुलर वेंटिलेशन रेट होता है वॉल्यूम ऑफ द एयर पर मिनट दैट रीचेस द एल्वुलाई। एल्वुलाई में पर मिनट कितना वॉल्यूम पहुंच रहा है एयर का, वो कहलाता है एल्वुलर वेंटिलेशन रेट। इट इज अबाउट 4200 ml पर मिनट। मुझे लगता है सब कुछ समझ आ गया होगा, पूरा क्लियर। थैंक यू।